हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लासिक का अध्याय 9, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः जानेंगे कि 3000 साल से लेकर 2000 साल पहले क्या गांव की और शहरों की स्थिति रही, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सामान्यतः एक विवरण है कि किस तरह से, जैसे हमने देखा कि जन से महाजनपद की स्थापना होती है, तो उस समय जो राजा है सत्ता में आता है ना। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि धर्म जो है, धर्म की स्थापना होती है इस काल में, जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी तरह से ये तो धर्म और सत्ता की बात की थी हमने लास्ट 2 चैप्टरों में, लेकिन इस चैप्टर में हम निम्न तबके के जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो शहरी और नगरीय व्यवस्था थी, उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से लोग क्या व्यापार करते थे, किस तरह से कृषि करते थे, उस समय गाँव काम के लिए कौन-कौन भागीदार होता था, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो लोहे के औजार और खेती। तो सामान्यतः हमने लोहे के बारे में महापाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि महापाषाण काल था, उस समय हमें लोहे के साक्ष्य मिले थे कि कब्र खोदे गए थे और उन कब्रों में हमें लोहे के औजार मिले थे। तो ये लोहे के औजार मिलने से ही हमें ये पता चला कि उस समय के लोग लोहे का मतलब लोहे के औजारों का इस्तेमाल करते थे और उसका उपयोग वो कृषि या फिर वनों की कटाई के लिए करते थे। तो वही आगे की बात है कि जब लोहे के इस्तेमाल बढ़ा तो उस समय की कृषि व्यवस्था मतलब एक तरह से समृद्ध हुई होगी। तो हुआ क्या कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 पहले शुरू हुआ और महापाषाण के कब्रों में लोहे के औजार मिले और साथ ही हथियार बड़ी संख्या में भी मिले। तो इस सब के बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सरसी मिला था, इस तरह से एक कुल्हाड़ी मिली थी, इस तरह से हसिया मिला था और इन सब का इस्तेमाल लगभग 2500 साल आते-आते यानी 5 साल के अंदर-अंदर इसका इस्तेमाल जो है बहुत बढ़ गया था। तो इनका इस्तेमाल खासकर उन कामों में किया जाता था जैसे कि जंगलों को साफ करने के लिए, फसलों के लिए, हलों की जुताई के लिए, यानी जुताई के लिए फाल के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि कृषि के औजार बढ़े तो औजारों से कृषि का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिली इस काल में। साथ में कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदमों की बात करें तो अन्य कदम में सिंचाई व्यवस्था है, क्योंकि पहले तो हमें ये पता था कि वर्षा पे ही पूरी तरह से लोग निर्भर थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने गाँव बसाना शुरू किया, तो गाँव से धीरे-धीरे उसका शहरों में रूपांतरण हुआ। अब धीरे-धीरे जब लोग आवागमन करेंगे, तो उनके ज्ञान, विज्ञान, उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन आएगा। उसी परिवर्तन को देखते हुए उन लोगों में सिंचाई यानी सालों-साल की उनके पास जल उपलब्ध रहे, इसलिए उन्होंने नहर, कुओं का निर्माण करना शुरू किया, तालाबों का इस्तेमाल शुरू किया। इसी तरह से कृत्रिम जलाशय भी बनाए उस समय के काल के लोगों ने, जिससे कि कृषि जो है 12 मास की जा सके। तो इसमें ही ऐसा ही बताया गया है कि समृद्ध गाँव के बिना राजा और उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था, क्योंकि राजाओं को मुख्यतः जो धन मिलना था, ये धन का एक मुख्य सोर्स था कि कर, और कर सबसे ज़्यादा जो लागू किया जाता था, वो वसूल की जाती थी, वो किसानों के माध्यम से की जाती थी, यानी धन का एक मुख्य स्रोत थे किसान। तो किसानों की स्थिति पूरी तरह से डिपेंड थी कह सकते हो आप खेतों पे, और खेती अच्छी होगी तो धन आएगा। तो इसीलिए राजा का अस्तित्व भी कहीं न कहीं ये कृषि से ही जुड़ा था और इसलिए कृषि के विकास के लिए नए औजार, रोपाई के साधन, साथ में सिंचाई की व्यवस्था की गई और जैसे कि नहर, कुएँ, तालाब, जलाशय की स्थापना में कई राजाओं ने भी अपना मतलब योगदान दिया था उस समय के काल में। तो यहाँ पे देखते हैं कि राजाओं को सेना, महल और किले रखने के लिए धन चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे एक क्रम दिया है, तो धन चाहिए तो फिर उनको कर लगाना पड़ेगा लोगों पे और कर के लिए किसान सबसे बड़े मतलब किसान अदा करने के लिए सक्रिय थे, क्योंकि वो एक तो निम्न तबके के लोग थे और वो कृषि का उत्पादन करते थे। तो उनके पास मतलब जो भी अनाज होता था उसको बेचकर या फिर अनाज के रूप में ही वो कर देने के लिए मतलब उनको इस तरह से उन पर नियम लागू किया गया था। तो वो धन को मतलब जो धन संपत्ति जो अर्जित किया है, जो उत्पादन किया है फसल, उसको ही वो कर के रूप में दिया करते थे। इस तरह से कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ता था। अब उत्पादन बढ़ेगा तो सिंचाई किस तरह से होगी? मतलब उत्पादन तो चाहिए कि राजा को कर तो चाहिए, पर कर के लिए तो सिंचाई चाहिए ना, क्योंकि किसी जो कर देने वाला व्यक्ति है वो तो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अब कृषि अच्छी नहीं होगी तो वो कर कहाँ से देगा? इसलिए सिंचाई व्यवस्था मतलब होनी ज़रूरी थी। उसके बाद राजा ने मतलब सिंचाई की योजनाएँ बनाई और धन खर्च किया। उसके बाद लोगों ने भी इसमें मेहनत किया और परिश्रम किया राजा के साथ जो योजनाएँ आई और उसके बाद कृषि उत्पादन बढ़ा
और कृषि उत्पादन से राजस्व भी बढ़ा और राजस्व से जो किसान को लाभ मिला, साथ-साथ अब उत्पादन की जो अनिश्चितता थी वो भी घटी। तो इस तरह से जो है एक शासक पूरी तरह से कृषि कृषि से अपने राजस्व के इकट्ठा करने पर पूरी तरह से निर्भर था। क्योंकि और तो कोई माध्यम था नहीं एक कर के अलावा और साथ में जो व्यापार होता था, शिल्पकार थे या फिर अन्य जो व्यक्ति व्यापारी थे, उनके माध्यम से वो कर वसूली करते थे। तो उन उसके लिए भी जो कच्चा माल है वो कहीं न कहीं कृषि पे ही उनको भी निर्भर रहना पड़ता था। तो इसलिए कृषि का होना मतलब एक समृद्ध कृषि होना बहुत ही ज़रूरी था उस समय के काल में। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ उस समय अपनाई गई। अब गाँव में कौन रहते थे उनके बारे में जान लेते हैं कि जब उस समय का काल था तो गाँव की व्यवस्था क्या थी इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के अधिकांश गाँव में 3 तरह के लोग रहते थे। तो तमिल जो यानी दक्षिणी जो हिस्सा था उसमें 3 तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तमिल के बड़े क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था और भूमिहीन जो मजदूर थे उनको दास, केडिसार और अदिमई कहलाते थे। यानी ये जो है कि 3 उनके एक व्यवस्था देखने को मिलती है। जो बड़े भूस्वामी थे तमिल क्षेत्र में, उनको वेल्लार कहा जाता था, वेल्ला और साधारण हलवाई थे, जो मतलब कृषि-वृषि करते थे, उनको उणवार कहा जाता था और जिनके पास बिल्कुल जो भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे, दास थे, उनको दास केडीसीआर और अधिमई कहलाते थे। इसी तरह से देश के उत्तरी हिस्से में बात करें, तो जो गाँव का प्रधान होता था, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। यानी उत्तरी भारत यानी इस वाले मध्य भारत की बात करते हैं, वहाँ के गाँव में कि ये व्यवस्था थी कि गाँव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था और अक्सर एक ही परिवार के लोग ही उस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो ग्राम भोजक यानी एक आनुवंशिक व्यवस्था थी उस समय के काल में उस पद पर बने रहने की। तो ग्राम भोजक के पद पर बने रहना आमतौर पर गाँव का एक बड़ा जो भूस्वामी है वही होता था, क्योंकि इसके पास मतलब बड़ी ज़मीन जायदाद होती थी और एक प्रभावशाली होने के कारण राजा भी इसे कर वसूल करने के काम भी दिया करते थे। साथ में न्याय के काम या फिर पुलिस के काम भी ये ग्राम भोजक ही करता था। उसके बाद ग्राम भोजक के अलावा अन्य जो व्यक्तियों में बात करें जो मुख्य माने जाते हैं, उनमें एक स्वतंत्र कृषक थे, जो उन्हें गृहपति कहा जाता था। और इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान होते थे, यानी गृहपतियों के रूप में जो कृषक होते थे, वो छोटे किसान हुआ करते थे। और इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी, ऐसे स्त्री-पुरुष होते थे और उनको कर्मकार कहा जाता था। इस तरह से 3 व्यवस्था यहाँ पे भी देखने पड़ती है उत्तर भारत में कि पहला ग्राम भोजक, उसके बाद हम देखते हैं कि गृहपति है जो किसान है और सबसे निम्न तबका जो बिल्कुल ही जिसके पास भूमि नहीं है, उसको कर्मकार कहा जाता था। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर ये सब देखने को मिलते थे, यानी ऐसे शिल्पकार अधिकांश गाँव में थे। यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तो ये दोनों ही सिंपल शिल्पकार देखने को मिलते थे उत्तर और दक्षिणी में। अब प्राचीन तमिल की रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्राचीन तमिल के साक्ष्य मिलते हैं और उनके साक्ष्यों में जो गाँव की व्यवस्था मिली है, उसके साक्ष्य हमें तमिल साहित्य से ही मिले हैं और तमिल प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था और ये लगभग 2300 साल पहले रची गई थी। और इन्हें संगम साहित्य इसीलिए कहा गया था क्योंकि मदिरै में एक कवि सम्मेलन होता था और उसी कवि सम्मेलन में मतलब ये सब जो भी है नगर व्यवस्था के बारे में ये रचनाएँ की गई और उसी में ये सब हमें जानकारियाँ मिलती है उस समय के काल में कि क्या-क्या घटित हुआ। तो अतः मदुरै में जो सम्मेलन हुआ उसमें अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग प्रांत के जो भी कवि आते थे और अपने नगर व्यवस्था या फिर जो भी राजा की जो भी है उनके मतलब अपनी रचनाएँ करते थे और उसपे चर्चा-विचार किया करते थे। तो इस तरह से कवि सम्मेलन होता था और उन्हीं कवि सम्मेलनों के माध्यम से इसको कहा गया कि ये एक संगम साहित्य है। यानी इसी कवि सम्मेलन को कहा गया संगम साहित्य और इसी संगम साहित्य के जो भी रचनाएँ हैं उनमें हमें तमिल की जो शासन व्यवस्था है, जो ग्रामीण व्यवस्था है, उन सब के बारे में जानने को मिलता है। अब नगर व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि उस समय की नगर व्यवस्था क्या थी, कि नगरों की क्या स्थिति थी, उस समय के नगरों में कौन-कौन से लोग बसते थे, क्या-क्या उनके व्यवसाय थे। तो नगर व्यवस्था के बारे में हमें इसके साक्ष्य कहानियों के माध्यम से, यात्रा विवरण के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से, साथ ही पुरातत्व के माध्यम से इसके साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही हमें जातक कथाओं के बारे में सुना है और ये जातक कथाएँ लोगों के द्वारा प्रचलित थी, जो आम लोग थे और इन्हीं जातक कथाओं को बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संकलित करा गया था। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जातक कथा के बारे में, उसको हम देखेंगे। प्राचीन नगरों के बारे में, जीवन के बारे में अन्य स्रोतों की बात करें तो मूर्तिकार जो थे वो शहरों, गाँवों और
जो जंगल के जीवन की अन्य घटनाएं जो जुड़ी हुई थी, उनको वो मूर्तिकार जो थे कलात्मक रूप से उसको वो उकेरा करते थे। तो मूर्तियों को देख के भी इसके नगर जीवनों के बारे में, शहरों के बारे में, गाँव के बारे में, जंगलों से जुड़ी घटनाओं के बारे में ज्ञान मतलब जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसी मूर्तियों में है इमारतों की रेलिंग होती थी, खंभों और प्रवेश के द्वारों पर इन मूर्तियों को लगाया जाता था, जहाँ पे लोग आते जाते थे। तो इस तरह से जो है मूर्तिकार कहीं न कहीं जो मूर्तियाँ बनाते थे, वो उस समय की स्थितियाँ, उस समय के लोगों, गाँव की स्थिति को दर्शाकर ही वो मूर्ति का निर्माण करते थे और उनको जो है खंभों, स्तंभों में लगाया जाता था एक एक प्रतीक के माध्यम से। तो यहाँ पे एक जातक-कथा की कहानी दी गई है कि एक व्यक्ति होता है, वो बहुत गरीब होता है, लेकिन अलग-अलग तरीके से वो धनी हो जाता है। इसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से किसी तरह से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे एक दिल्ली में, अब दिल्ली नगर की बात करते हैं कि वहाँ पे एक वलय कूप मिला है। वलय कूप का मतलब है ऐसा वलय करता हुआ कुआँ जहाँ पे इसकी रचना जो है वलय के समान है और इसका इस्तेमाल जो है उस समय के लोग जो नगरों में थे या गाँव में थे, उसका इस्तेमाल कचड़े के लिए मतलब कूड़ादान के रूप में करते थे। तो एक तरह से ये जो नगर व्यवस्था में जैसे बोलते हैं ना कि आज के समय में डस्टबिन है, उसी तरह उस समय के काल में ये वलय कूपों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वलय कूप सामान्यतः गूसलखाने, नाली या कूड़ेदान के रूप में उपयोग होते थे उस समय के काल में और सामान्यतः ये लोगों के घरों में ही होते थे। मोहल्लों या बाजारों की बात करें या आम घरों के अवशेषों के बहुत कम अवशेष इस समय के काल में मिलते हैं। सामान्यतः ये घर जो थे लकड़ी या मिट्टी या ईंटों के छप्पर के बने होंगे, तो क्या होगा कि ज़्यादा समय से नहीं टिकेंगे तो वो टूट जाएँगे, तो उनके साक्ष्य हमें कम मिलते हैं। पर ऐसे जो मजबूत चीज़ें थी जो टिक सकी समय के साथ, उनके साक्ष्य हमें मिलते हैं जिसके आधार पर हम आज के मतलब उस समय के काल के जो भी घटना है उनके बारे में हम सोच विचार करके अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ इस समय के लिए प्रयुक्त होती थी। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरण से भी हमें पता चलता है कि किस तरह के उस समय की इस शहरों की व्यवस्था थी, क्या व्यापार होता था, लोगों की जीवन शैली क्या थी और क्या त्योहार वो लोग मनाते थे, किस तरह के पोशाक पहनते थे, क्या भोजन मतलब अपनाते थे। इस तरह के साक्ष्य हमें नाविकों और यात्रियों के विवरण से भी शहरी जीवन के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में सांची की एक मूर्ति कला के बारे में दिया है कि सांची मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है। वहाँ पे मूर्ति कला का ये नमूना मिला है। तो ये नमूना लगभग आपको क्या लगता है कि ये किस पे गढ़ा गया होगा? ये मूर्तिकारों ने ही बनाया है, कितने अच्छे ढंग से। तो आप इन मूर्तियों को देख के ये अनुमान लगा सकते हो कि उस समय शहरों, गाँव और जो भी जंगली लोग थे, उनके थीम को अपनाकर ये मूर्तियाँ गठित की जाती थी मूर्तिकारों के द्वारा। तो इस तरह से ऐसी मूर्तियाँ उस समय के समय काल की हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे एक यात्रा वृत्तांत दिया गया है कि कैसे जो नगर बसे थे, जो शहर थे, उनके उस समय के नगरों में किस तरह के व्यवसाय होता था, उसके बारे में जानकारियाँ दी है कि ये जो बेरी गाजा है, बेरी गाजा जो है भरूच का यूनानी नाम है। तो भरूच के बारे में सामान्यतः बात की गई है कि भरूच में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंग, कपड़े, सोने, चांदी के सिक्कों का जो है आयात होता था। आयात करने का मतलब है कि बाहरी देशों से ये चीजें मंगाई जाती थी भारत में और साथ ही जो हमारे देश के व्यापारी थे वो चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े ये सब का निर्यात करते थे। यानी निर्यात का मतलब है कि अपने देश से दूसरे देश को वो वस्तु देना, बेचना, इस तरह से वो निर्यात कहलाता है। तो ये सब निर्यात किया जाता था और ये सारी वस्तुएं हम आयात करते थे भरूच में। अब इस काल में सिक्कों की किस तरह से उत्पत्ति हुई और किस तरह के सिक्के इस्तेमाल में होते थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सामान्यतः इस समय के काल में हमें सबसे पुराने जो सिक्के मिलते हैं, उनको आहत सिक्के कहा जाता है और ये लगभग 500 साल तक चले थे सिक्के। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर दिया जाता था और इसी के कारण इनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत का मतलब सामान्यतः आप समझ सकते हो कि कोई गर्म धातु है और उसपे उस कोई भी चिन्ह को मान लीजिए कि दाग देना, दागने के कारण उसपे निशान पड़ जाता है। उसी तरह से ऐसे ही लोहे के या फिर अन्य वस्तुओं पर कोई वस्तु आहत से दागी जाती थी और उसपे ये चिन्ह बन जाते थे, तो उनको आहत सिक्के कहा गया। अब हम देखेंगे कि नगरों की व्यवस्था क्या थी कि यानी जो नगर व्यवस्था थी कि उत्तर भारत की और दक्षिण भारत में उनमें कितना अंतर था। तो यहाँ पे वो अंतर दर्शाने के लिए हमें मथुरा का उदाहरण दिया गया है उत्तर भारत का और दक्षिण भारत के रूप में नगर के रूप में पांडिचेरी का उदाहरण दिया गया है। तो पहले हम मथुरा को देख लेते हैं कि मथुरा उस समय के काल का एक महत्वपूर्ण नगर था। यह क्योंकि यह यातायात और व्यापार
के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर-पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर यानी मथुरा के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं। साथ ही आसपास के किसान, पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र भी था। यानी जो मथुरा है मूर्ति बनाने का उस समय के काल में एक केंद्र माना जाता था मूर्तियों का। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यह एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर दोनों ही मिलते हैं। साथ में कृष्ण भक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र भी मथुरा के रूप में जाना जाता है कि मथुरा एक कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मथुरा के जो प्रशस्त खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिलते हैं और सामान्यतः जो ये अभिलेख मिलते हैं ये स्त्री पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए दान थे उसके बारे में उल्लेख करते हैं। चाहे राजा के शहर के राजा या रानी या फिर व्यापारी या शिल्पकार इस प्रकार के दान कर देते तो उनके जो विवरण थे कि इन्होंने दान किया है अपनी प्रशस्ति के लिए ये मतलब अभिलेखों पर उसका उल्लेख कराया करते थे। तो मथुरा के उल्लेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है व्यापारी, शिल्पकार की जानकारी मिलती है हमें मथुरा के से अभिलेखों से कि उन्होंने जो मंदिरों में दान किए हैं उनकी जानकारी मिलती है शिल्पकारों ने जो अभिलेख थे उसके माध्यम से। तो साथ ही हम ये देखते हैं कि मथुरा उस समय के काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था और ये धार्मिक केंद्र के साथ-साथ एक बहुत बड़ा व्यापार और यातायात का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। साथ ही इस काल में हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे मूर्तियाँ बनाने का भी ये बहुत पूर्ण केंद्र था। यहाँ पे अलग-अलग तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। अब नगरों में बसने वाले शिल्प और शिल्पकारों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से शिल्प और शिल्पकार थे, साथ में किस तरह से व्यापारी उस समय के काल में अपना व्यापार किया करते थे। सामान्यतः जो शिल्प मिले हैं, उनमें से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं हमें, जो बहुत पतले और सुंदर थे और उनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादातर जो थे उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं और प्रायः ये काले रंग के और खास चमकते थे, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। साथ में ये देखते हैं कि दूसरे जो शिल्प थे, उनके अवशेष इस समय के काल में नहीं मिलते हैं और इसका हमें जो जानकारी मिलती है इस समय के काल में, कि यहाँ पे जो कपड़ों का उत्पादन का केंद्र था, उत्तर भारत का वाराणसी और दक्षिण भारत का मदुरै प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो कारखाने थे, उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। साथ में इस समय के काल में जो जानकारियाँ मिलती है कि शहरों में शिल्पकार और व्यापारी की, तो ये दोनों जो संघ बनाकर रहते थे, यानी शिल्पकार और व्यापारी अपना-अपना संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा गया था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। उसी तरह से व्यापारियों का काम था श्रेणियों का व्यापार संचालित करना। श्रेणी बैंकों के रूप में काम करते थे और लोगों को खासकर जो पैसा होता था जमा रखते थे। इस धन का वो लाभ मतलब इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ या फिर जो धार्मिक संस्थान थे उनको दे दिया जाता था उस समय के काल में। तो यहाँ पे सूत काटना यानी जो मिट्टी के जो कपड़े के केंद्र थे उस समय के काल में जो वाराणसी और मदुरै उनमें किस तरह से काम होता था उसका यहाँ पे एक विवरण दिया गया है कि वहाँ पे जो है ऊन, पेड़, कपास, पटुआ सन को तैयार करने के लिए विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिक्षुओं, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों, इन सब से काम लिया जाता था। जो औरत कारखाने नहीं जा सकती थी, वो घर पे ही माल बनाकर काम किया करती थी और जो जा सकते थे, वो मतलब माल को तैयार करके ही जाया करते थे। अगर माल तैयार नहीं था तो उनको वो सज़ा दी जाती थी कि और जुर्माने के तौर पर उनका अंगूठा काट लिया जाता था। तो इस तरह के मतलब कपड़े तैयार करने के एक नियम बनाया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो जैसा कि हमने मथुरा के उत्तर भारत के एक नगर की बात की, उसी तरह से यहाँ पे दक्षिण भारत के एक नगर की चर्चा की गई है, जिसका नाम है अरिकामेडु। ये आज के समय का पौंडीचेरी कहलाता है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, यानी एक बंदरगाह के रूप में था, जहाँ से व्यापार होता था। यहाँ दूर-दूर से आए हजारों जहाज उतारे जाते थे। यहाँ पर ईंटों के बने हुए एक ढांचा मिलता है, जिसको गोदाम कहा जाता था कि यानी वहाँ पे सामान जो है रखा जाता होगा। भूमध्य सागर से क्षेत्र में पाए गए पात्र यहाँ पे मिलते हैं कि भूमध्य सागर का एक मग है, जैसे कि इस तरह का मग बना हुआ है जिसको एम्फोरा कहा जाता है। ऐसे पात्र पौंडीचेरी में मिले हैं। तो मतलब ऐसा था कि ये कहीं न कहीं भूमध्य सागर से इनका व्यापार होता था, इसीलिए ये पौंडीचेरी में कहीं न कहीं मतलब ये उपलब्ध होता था इसका।
इनका जो एम्फोरा का इस्तेमाल है वो शराब और तेल पदार्थ रखने के लिए होता था और इसकी तरफ दोनों तरफ जो है पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमत्कार बर्तन भी मिलते हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेंटाइन के पात्र कहा गया क्योंकि ये जो है एरेंटाइन जो पात्र बर्तन मिला है लाल चमकदार, ये इटली का ही मतलब इटली में ही इसका उत्पादन किया जाता था। इसीलिए इसको एरेंटाइन कहा गया। इसके मुहर पर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया गया है। जो मुहर है, ये गीली मिट्टी को उस पे दबा दिया गया है, इस तरह से मुहर लगाया गया है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम यानी रोम जो शहर है, वहाँ के साक्ष्य के रूप में है कि रोम के भी बर्तन यहाँ पे मिले हैं। किंतु वे जो बर्तन मिले हैं, यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए होते थे या फिर शीशे शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिलते हैं कि जो पौंडीचेरी है वहाँ पे मनके बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी होती थी, रंगाई का काम भी होता था, छोटे-छोटे जो कुंड मिले हैं उसके हिसाब से। साथ में यहाँ पे जो है लैंप रोम का मिला है, शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो पौंडीचेरी था एक वतन था जिससे इन देशों से यूरोप के देशों से व्यापार होता था उस समय के काल में। ये अभिलेख मिला है मिट्टी के बर्तन का जिस पे ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यानी ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल है तमिल भाषा के लिए किया जाता था और इसीलिए इसको तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अन्यत्र की बात करें तो यहाँ पे रोम के शासक अगस्टस की बात की गई है कि रोम जो है मतलब विश्व का या फिर एक यूरोप का सबसे पुराने शहरों में से एक था। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा हमारे देश की गंगा मैदान में शहर बसे थे। रोम एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में जो नाम आता है वो अगस्टस का आता है। करीब 2000 साल पहले इन्होंने शासन किया था। इन्होंने कहा था कि जो रोम था पहले वो ईंटों का शहर था, लेकिन इन्होंने बाद में इसको संगमरमर का बनवाया इसको। अगस्टस के बाद उसके बाद शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े-बड़े रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ीदार जगहें होती थी। यहाँ पर लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखे जा सकते थे। यानी एक थिएटर बहुत बड़ा विश्व का आज भी एक थिएटर जो है 7 अजूबों में गिना जाता है। ऐसा थिएटर उन्होंने बनाया था जो आज भी स्थित है। तो ऐसे थिएटर बनाए थे, साथ में उन्होंने स्नानागार भी बनवाए थे जहाँ पे स्त्री और पुरुष स्नान के लिए जाते थे और उनका समय अलग-अलग होता था और वहाँ पे वो आराम से मिलते-जुलते थे, बातें करते थे, इस तरह का मतलब वहाँ पे था। साथ ही उस समय के काल में यहाँ पे जो बना है जलवायु सेतु उसके भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि स्नानागार या फिर फव्वारों के लिए या फिर गुसलखानों के लिए पानी इनके माध्यम से लाया जाता होगा। तो जलवायु सेतु के भी साक्ष्य रोम में अभी भी मौजूद हैं। तो इस तरह से जो है कि रोम एक तरह से बहुत ही कह सकते हो यूरोप का सबसे पुराना शहर है। इतिहास का सबसे बड़ा शहर आज भी जिंदा है इस हिसाब से। महत्वपूर्ण तिथियां हैं जैसे कि उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत जो हुई उपयोग की करने की शुरुआत वो 3000 साल पहले हुई। उसी तरह से लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और नगर विकास साथ में आहत सिक्कों का जो उत्पादन है उस वो 2500 साल पहले हुआ। साथ में संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई जब मतलब आप 2300 साल पहले जब मौर्य शासन अस्तित्व में आया। इसी तरह से अरिकमेडु का जो आज का पौंडीचेरी का जो पत्तन है वो लगभग 2500 से 1900 साल पहले हुआ। इस तरह से जो है ये इन्फॉर्मेशन मतलब एक टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह से है जो ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था अलग-अलग थी। गाँव के लोग शहरों के लिए खाना जुटाने का काम करते थे और वहीं पे शहर के लोग व्यापार में व्यस्त थे। साथ में हमने देखा कि किस तरह से जो है शासक था तो उसने अलग-अलग जलाशय सिंचाई की व्यवस्था की ताकि लोग कृषि कर सकें और कृषि उत्पादन हो तो राजस्व मतलब राजस्व को भी एक लाभ हो। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था नगरीय और ग्रामीण की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।